जय हिंद साथियों। और क्या हालचाल। लागत बाटी आप सब अच्छा है। आपके घरे परिवार वाले सब ठीक है ना, कुशल हैं। और क्या हालचाल। आज सबसे पहले आपके बताऊँ हम कि जीवन में लीडर बने बिना का करे चाहिए। कभी एक कोट, ये हमारा मातृभाषा है, लेकिन मातृभाषा होए के कारण एक हम बोलते हैं समय कहाँ कमाऊ का अपनी मातृभाषा के उत्थान करे का है। तो अब हम जौन कोट बोले वाला है, अब से हम अच्छी हिंदी में बोले शुरू करब। और सब घर परिवार सही ना। और एक पहले वाला वीडियो देख के तभी समझ में आया हल्का फुल्का। चला अब हम शुरुआत करते ही। तो पहला कोट है आपका कि आपको अगर लीडर बनना है तो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान से रखिए। एक, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा, आपके पास अनुशासन होना चाहिए। अगर आपके पास अनुशासन है, अगर मुझे वीडियो बनाना है तो सबसे पहले मुझे सुबह उठना पड़ेगा, माने एक अनुशासन में बनना पड़ेगा। बिना अनुशासन के मैं न वीडियो बना पाऊँगा, न लीडर बन पाऊँगा। या आप भी बिना अनुशासन के कहाँ पढ़ पाएंगे, और आप पढ़ नहीं पाएंगे तो आईएएस का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो लीडर बनना है तो आपके पास अनुशासन होना चाहिए। नंबर दो, ज्ञान। आपके पास नॉलेज होगा तभी आप लीडर बन सकते हैं। बैले के लगे के जात ज्ञान ले, बैले के लगे क्यों जात ना है। तो हमका अगर अच्छा बने का है, बुद्धिमान प्राणी बने का है तो सब हम लगे हैं। तो एक लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए मुझे ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। वो चाहे जहाँ से मिले, अगर वो सत्संग से मिल रहा है तो उससे भी लो, सर से मिल रहा है उससे भी लो, जिससे भी माता पिता से मिल रहा है तो उससे भी लो, सबसे लो आप ज्ञान जिससे आप ले सकते हो। लेकिन उसमें से जो कूड़ा कबाड़ है उसे मत लीजिए आप। इसके बाद तीसरा आता है आपका अनुभव। अनुभव, लोग बोलते हैं कि अनुभव टाइम के साथ साथ आता है। मतलब आपको जितना एज आपका होगा उतना आपके पास अनुभव आ जाएगा। लेकिन ये तो बात सही है कि एज के हिसाब से ही अनुभव आता है। लेकिन अगर वो काम मैं छोटे उम्र से ही शुरू कर दूं तो अनुभव बहुत जल्दी आ जाएगा। एक छोटा खानसर नाम का लड़का है, वो हाई स्कूल वालों बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसके पास इतना छोटा है तब भी अनुभव आ गया। हमारे पास अब भी अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा हो गया तब भी मेरे पास अनुभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अनुभव उम्र से नहीं आता है, अनुभव कर्म से आता है। आप जितना रगड़ेंगे उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो आपको लीडर बनना है तो तीन चीज़ें याद रखिए। एक, आपके पास अनुशासन होना चाहिए, एक ज्ञान होना चाहिए, और एक अनुभव होना चाहिए। ये तीन चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। और पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है आपकी, और चलनी भी चाहिए। आप अच्छा पढ़िए लिखिए और आगे अपने भारत का नाम रोशन कीजिए। और कल हमने जो टॉपिक जहाँ से छोड़ा था उसके आगे आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके आगे क्या है। मानव का जो क्रमिक विकास हुआ उसके बाद जो मानव से संबंधित माने नर बानर प्रजातियाँ जो आई, बंदरों से जो बिलोंग करती हुई प्राणियाँ आई, उनके बारे में मैं आपको आज क्लियर करूंगा। और इसको कितने पार्ट में बांटूँ प्रजातियों को, पूरे मानव जाति के इतिहास के बारे में मैं समझ लूँ। इसके लिए मैंने इनको तीन भागों में बांटा है। तो सर्वप्रथम मानव के विकास का क्रम, रुकिए थोड़ा सा, मानव के विकास के क्रम की विभिन्न प्रजातियाँ, मानव के विकास विभिन्न प्रजातियों में देखिए, सबसे पहले प्राइमेट्स, इसके बाद होमिनॉइड, इसके बाद होमिनिड। ये तीन प्रजातियों में मैंने बांटा है। प्राइमेट्स नर बानर, मतलब इनमें ज़्यादातर गुण बंदरों के थे। मैक्सिमम गुण लगभग मान लीजिए आप 80% इसमें गुण किसके थे, बंदरों के गुण थे। इसके बाद होमिनॉइड, हल्का फुल्का इसके अंदर लगभग 70 से 60% तक इसके अंदर कुछ बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, हल्का फुल्का। और ये भी बंदर के समान ही था, लेकिन हल्का फुल्का ये मनुष्य का रूप पाने लगा था। इसके बाद होमिनिड आता है। ये कुछ मतलब ये लगभग 40 से 50% हो गए थे मनुष्य एक प्रकार के। लेकिन हाँ, जब इसमें दो पीढ़ियाँ चलती हैं, दूसरी एक होमो युक्त और एक होमो पूर्व। होमो से पूर्व जो थे और होमो के बाद के जो थे। होमो पूर्व, होमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, होमो लैटिन भाषा से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है आदमी। होमो का मतलब क्या होता है, आदमी। लैटिन शब्द से बना हुआ है होमो, यह यहाँ लिखा हूँ ना मैं, होमो लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है आदमी या मानव। तो ये जो तीन ग्रुप हैं, प्राइमेट्स, होमिनॉइड और होमिनिड, ये तीन में मुख्यतः हम बांट सकते हैं। तो अब हम प्राइमेट्स में चलते हैं। प्राइमेट्स में क्या मनुष्य से रिलेटेड उनके अंदर क्या कुछ अंदर आ गया, मनुष्य से संबंधित क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ आई कि वो मनुष्य की ओर अग्रसर हुआ। नंबर एक, हुआ स्तनधारी था। वो जो प्राइमेट्स क्वालिटी के बंदर थे उसके स्तनधारी होने की पुष्टि हुई। बंदर
जो भी स्तनधारी होता है वो मैमल्स में आता है, एक प्रजाति होती है, माने एक गण होता है कार्ल लिनियस के अनुसार। कार्ल लिनियस में कुल प्रजाति इत्यादि को क्लियर करते हुए उन्होंने ये सब बताया। ये बायोकॉटॉपी कार्ल लिनियस का जो प्रयोग था और जो उन्होंने प्रजातियों के नामकरण को सरल भाषा में व्यक्त करने के लिए एक नाम बनाया, जिसको जियोलॉजिकल नेम कहते हैं, बायो क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का जो नाम होता है बायोटिकल नेम, वो उन्होंने बनाया। तो हम बात करेंगे तो जो प्राइमेट्स थे वो स्तनधारी प्राणी थे। प्राइमेट्स में गाय भी स्तनधारी है, क्योंकि वो उसके अंदर भी दुग्ध ग्रंथियाँ हैं और वो बच्चे को दूध पिला लेता है। चिड़िया नहीं है उसमें, चिड़िया अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। कुत्ते मैमल्स हैं, मैमल्स में स्तनधारी हैं। बंदर मैमल्स हैं, माने जो अपने बच्चे को दूध पिला लेता है। चमगादड़ यह भी मैमल्स में आता है। क्यों आता है? क्योंकि यह अपने बच्चे को दूध पिला लेता है। तो धीरे धीरे स्तनधारी प्राणी इस संसार में आने लगे, उसी में बंदर भी आया था। इसके बाद प्राइमेट्स में सबसे पहले जो हम लोग अपने क्रमिक विकास के बारे में, मानव के क्रमिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बंदरों का ज़्यादा हम लोग कैप्चर करेंगे कि बंदर के बारे में हम ज़्यादा टाल मटोल करेंगे। तो बंदर सर्वप्रथम आया तो वो स्तनधारी हुआ। सबसे पहले वो जब आया तो वो कैसा था? स्तनधारी था। वो अपने बच्चों को दूध पिलाता था, बच्चे जब रोते तो उसको दूध पिला देता था। इसके बाद बालों की अधिकता। अरे बालों की अधिकता हमारे गांव में भी एक है, उनके इतना बाल आया कि वो समझ ला कि एकदम बन रहे हैं ना। लेकिन हाँ, ये बाल जो होते हैं ये बहुत थे उस समय। उसके पूरे मुंह में सिर्फ वहीं आँख दिखता था, पूरे शरीर में बाल ही बाल, जहाँ देखो वहीं बाल। तो बालों की अधिकता थी प्राइमेट्स में। इस समय बंदरों को देखोगे तो उनमें हर जगह बाल ही बाल हैं। तो वैसा ही था। मनुष्य की जो प्रजातियाँ हैं, भूतपूर्व प्रजातियाँ, उनमें बालों की बहुत ज़्यादा अधिकता थी और स्तनधारी थे, दूध पिलाते थे। इसके बाद गर्भाशयमावधि में बड़ी, जैसे गर्भ समयावधि में वृद्धि हुई उनमें, कि पहले जो चिड़िया थी 1 महीने में ही बच्चा दे देती थी। जब स्तनधारी जीव आए तो उनमें जो गर्भावस्था होता है वो 9 महीने को हुआ, 10 महीने, 12 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कम से कम इतना होने लगा। गर्भावस्था में जो समयावधि है वह बढ़ गई। तो प्राइमेट्स में एक क्वालिटी और है, गर्भावस्था समयावधि में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद दांतों की विभिन्नता। पहले जो आए थे, प्राइमेट से भी पहले जो आए थे, उनके अंदर सिर्फ एक नुकीले दांत हुआ करते थे, जो कि नुकीले दांत हुआ करते, जो कि मांस बहुत ज़्यादा मांस ही खा पाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? विकास होता गया। विकास के उस क्रम में उन्होंने उनके बहुत सारे दांत आ गए। मांस के दांत 2 आ गए। इसके बाद चपटे दांत आ गए, ये जिस चौबर कहते हैं वो आ गया, तो कूचने के लिए, ये काटने के लिए, ये फाड़ने के लिए, मतलब अनेक प्रकार के उनमें दांत आ गए। तो उनके दांतों में भी विभिन्नताएं आ गई प्राइमेट्स ग्रुप में। प्राइमेट ग्रुप में जो है दांत भी अपने स्तर पर होने लगे। ये जो 2 दांत है वो फाड़ने के लिए होते हैं, दतुईन नहीं फाड़ते हैं, दतुईन वो फाड़ने के लिए है। ये काटने के लिए, किसी को काटना हो तो, ये कुछ काटना हो, बिस्किट विस्कुट, तो कूचने के लिए, मैंने चबाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चौबर जो ये वाली दांत होती है सबसे इधर। इसके बाद उनके दांतों का भी विकास हो गया प्राइमेट्स में। इसके बाद दूसरा ग्रुप हमारा आता है होमिनॉइड। प्राइमेट्स ग्रुप कंप्लीट। इसके बाद होमिनॉइड आपका आता है। होमिनॉइड में जो इसमें बंदर थे उनका थोड़ा सा और विकास हुआ। उनमें क्या हुआ? उनका शरीर बहुत बड़ा होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ? उनका शरीर बहुत बड़ा होने लगा। एज वनमानुस उसी कैटेगरी में आ गए। इसके बाद चिंपैंजी उसी कैटेगरी में, गोरिल्ला उसी कैटेगरी में, माने इनका शरीर का जो वजन था वो बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद इनकी पूँछ गायब हो गई। पूँछ क्यों गायब हो गई इनकी? उसका बहुत जो उनका पूँछ था उनको बहुत परेशान करने लगा। क्यों परेशान करने लगा? कहीं जा रहे हैं, पूँछ के नीचे रगड़ खा रहा है, कहीं पर कांटा चुभ जा रहा है, बेचारे चिल्लाते हुए भागते थे। कहीं उस पूँछ में कोई दबा देता था पैर से, जा रहे हैं कोई पैर से ही दबा दे रहा है, मतलब उनका पूँछ रहता तो उनको दिक्कत ही दिक्कत। धीरे धीरे क्या हुआ? समय बीतता गया, उनका पूँछ जो है अपने आप ही गायब हो गया विकासवाद के सिद्धांत से। इसके बाद 4 पैर। अभी भी ये हमारी तरह इनके हाथ स्वतंत्र नहीं हुए थे। अभी ये क्या थे? 4 पैर चलते थे। ये पैर, 2 पैर आगे के, 2 पैर पीछे के, ये वही 4 पैर इनका था। ये भी 2 पैर पर नहीं खड़े हो पाए थे। लेकिन हाँ, ये अग्रसर हो रहे थे कि वो 2 पैर पर। इनके अंदर थोड़ा सा डर था। डर इस बात का था कि कोई जानवर नहीं आ रहा है, ऐसे लटके रहते थे। इसके बाद ऐसे खड़े हो जाते थे कि हाँ कोई जानवर इधर उधर नहीं आ रहा है, तो ऐसे करते रहते थे। और धीरे धीरे इनका जो बॉडी का अग्रभाग है, माने जो
पहले वाला भाग है ये ऊपर उठने लगा, ये लचीलादार होने लगा और ये इसको अब स्वतंत्र करने के लिए अग्रसर होने लगे, ये इसको हाथों को दोनों स्वतंत्र करने लगे। ये जो डरपोक बंदर थे उनके अंदर ही ज़्यादा क्वालिटी थी और उन्हीं के वंशज हम हैं, डरपोक बंदरों के वंशज हैं। तो आगे का हिस्सा जो है उसको लचीला हो गया, पैर, उनका जो पैर भी था वो भी लचीला हो गया, हाथ भी लचीला हो गया, क्योंकि पैर भी तो ना स्ट्रेच कर रहा है, पैर भी जब ऐसे कोई होगा इसके बाद ऐसे उठेगा तो उसके मुंह में पैर भी स्ट्रेच करेंगे ना। तो सब मिलाकर होमिनॉइड में अभी बंदर ही थे, लगभग 60 से 70% बंदर ही हम लोग थे। इसके बाद उनका शरीर बड़ा हुआ, पूँछ उनकी ख़त्म हो गई, अब चौपाए 4 पैर से ये भी चलते थे। आगे का हिस्सा उनकी वजह से, क्योंकि वो लटक लटक कर देखते थे कोई आकर मार नहीं दे मुझको, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे ऊपर उठने के लिए, तो इसलिए उनका जो अग्रभाग है वो बहुत ज़्यादा लचीला हो गया। इसके बाद वाला ग्रुप आता है आपका होमिनॉइड ग्रुप। अच्छा, ये सब बात छोड़ा, ये बताओ आज अच्छा लगा था कि ना? हम आज खूब क्रीम्स पाउडर लगाए, सुबह सुबह लगाए के कहे कि आज लड़के के सामने जा तो एकदम पाउडर क्रीम लगाए के एकदम फर्स्ट क्लास, और ठीक लगा था ही ना? हम पता हम कल चला गया था ही। अच्छा चलो ठीक है, पहले का पढ़ लिया जाए। होमिनिड ग्रुप आ गया। 3 ग्रुप था, प्राइमेट्स, होमिनाइड और होमिनिड। होमिनिड जो था ये बहुत, इसमें 40 से 50% गुण किसके आ जा रहे थे? मनुष्य के आ जा रहे थे। 40 से 50 मैंने आधे से अधिक वो मनुष्य की कैटेगरी में आ गया प्राणी। जो बंदर था वो आने लगा कैटेगरी में। ये समझ लीजिए 40 से 50% क्या हुआ, मानव की कैटेगरी में आने लगा। इसके 2 हाथ स्वतंत्र हो चुके थे। इसके जो 2 हाथ थे ना, उसके जो होमिनॉइड्स ग्रुप के जो जानवर थे उनके प्रयास से, मतलब वे स्ट्रेच करे कुछ समय बाद वो जो हाथ थे वो स्वतंत्र हो गए। सिर्फ वो 2 पैर पर चलते थे, 2 पैर पर वो लगातार चलते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये हाथ एकदम से स्वतंत्र, इसको जब औजार बनाने में, आग लगाने में या कुछ भी करने में इसका यूज अब वो कर सकते थे। जानवरों को अब उनको चक्कर देखना नहीं पड़ता था कि जानवर आ रहे हैं कि नहीं, वो खुद ही देखते थे। लेकिन हाँ, इनके अंदर एक कमी आ गई, ये जितना 4 हाथों से दौड़ लिया करते थे, इस समय भी जितना तेज कुत्ते दौड़ लेंगे उतना तेज हम दौड़ लेंगे, जितने तेज बंदर दौड़ लेंगे उतना तेज हम दौड़ लेंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। तो उस समय क्या हुआ, इनकी जो रफ्तार थी उसमें कमी आ गई और लेकिन इनका दोनों हाथ स्वतंत्र हो गया था। अब इनके पास अच्छा जो दिमाग का विकास होता है वो किसकी वजह से होता है कि जो रीढ़ की हड्डी नहीं है पीछे, मेरुरज्जु माने रीढ़ की हड्डी जो है, ये जितना टाइट रहता है उतना ही दिमाग एक्टिव रहता है। इसीलिए योग में बोलते नहीं है सब बाबा जी, योग में सीधे ये जो रीढ़ की हड्डी है उसे टाइट कर लीजिए, इसके बाद ऐसा कर लीजिए, ऐसे शांति मिलती है। इसके मध्य में इसे टच कराइए और ये वाला ऐसे बोल, रीढ़ की हड्डी टाइट करके आँख बंद करके ओम ऐसे बोलने के लिए करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी बहुत इफेक्टिव होती है। जब बंदर ऐसे चल रहे थे, मीन्स झुक कर चल रहे थे, तो उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा था। क्यों? यही रीढ़ की हड्डी बहुत उनका सहायता नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये सीधा हुआ तब इनका जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुरज्जु है, उसका कनेक्शन सीधे माइंड से, और पता नहीं उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है, क्या आ जाता है, तो उनका जो बौद्धिक विकास है वो बढ़ने लगा धीरे धीरे। कभी 800 सीसी का उनका दिमाग था, जब वो झुक कर चलते थे तो 400 सीसी का था। जब हल्का हल्का वो लचकदार वे में ऊपर बढ़ने लगे तो उनका बढ़ गया और उनका दिमाग 900 सीसी हो गया, 1000 सीसी हो गया। धीरे धीरे जब आदमी स्वतंत्र रूप से खड़ा होने लगा तो उसका दिमाग और अच्छा हो गया, लगभग 200 सीसी, मतलब 1200, 1500, 1600 ऐसा। मतलब सीसी मतलब ये सीसी उसी नहीं, बॉटल सीसी नहीं, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब माने घन सेंटीमीटर। इसका आकार mn सीसी उसी दिमाग के में रखा हुआ, mn है सीसी में सेंटीमीटर क्यूब। इसका स्पेस कितना है, जितना दिमाग का शेप बड़ा होता है उसका बौद्धिक क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। तो सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो आदमी का जो दिमाग है वो बढ़ने लगा और जब वो सीधा टाइट होने लगा तो उसका दिमाग बढ़ने लगा। इसीलिए डेली एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट और सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो रोज योगा करे। और योगा क्या करे कि रीढ़ की हड्डी को टाइट रखे, और जब भी पढ़ने बैठे तो टाइट, इसीलिए लोग बोलते हैं कुर्सी पर बैठिए। इसका सब साइंटिफिक रीज़न है, जो महात्मा ऋषि मुनि सब लिख कर गए हैं, योग पतंजलि ये सब, उसमें सबका रीज़न है कि हम टाइट बैठे तो हमको टाइट क्यों बैठना चाहिए, हमको ऐसा क्यों करना चाहिए, हमको ये क्यों दबाना चाहिए, मतलब सुबह उठकर हाथ क्यों नहीं देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, क्यों रगड़ना चाहिए, क्यों पृथ्वी को, मतलब हमारे यहाँ का तो ये कल्चर ही है। लेकिन ये सब में साइंटिफिक रीज़न है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, इसीलिए पूरा विश्व ये करने के लिए अग्रसर है। इसीलिए बाबा रामदेव तो इस समय विश्व स्तर पर जा रहे हैं। तो योगा बहुत ज़रूरी हो जाता है और मानव का विकास जो हुआ दिमाग का वो इसी रीढ़ की हड्डी की वजह से हुआ है। और इसके बाद 2
हाथ इनके स्वतंत्र हो गए थे कि ये अब स्वतंत्र रूप से औजार बना सकता था, कुछ खा सकता था, किसी का शिकार करने में इसको आसानी हो गई। अब खड़े होने लगे ये लोग, ये तो जानते ही हैं, औजार बनाने लगे। इस प्रकार से जो प्राइमेट्स, होमिनॉइड, होमिनिड, ये 3 ग्रुपों में मैंने बांट दिया। इसको हमारे जो पूर्वज थे उनको, हमारे पूर्वज को कितने ग्रुप में, प्राइमेट्स, होमिनॉइड और होमिनिड। और ये जो होमिनिड हैं ये भी पूर्ण रूप से 40 से 50% ही केवल ये मनुष्य हो पाए थे, 40 से 50% ही मनुष्य हो पाए थे। और होमिनिड में 2 ग्रुप आ जाते हैं, एक होमो पूर्व, एक होमो युक्त। होमिनिड पूर्ण रूप से होमो नहीं हो पाया था, माने आदमी नहीं हो पाया था, इसमें होमो पूर्व में होता है होमो से पहले की प्रजातियाँ, होमो के बाद की प्रजातियाँ। तो होमो युक्त, होमो पूर्व। और होमो पूर्व में कितनी प्रजातियाँ हैं वो मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है। होमो पूर्व में ये प्रजातियाँ हैं और ETC भी हैं, लेकिन बस जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ये होमो युक्त प्रजातियाँ हैं। अब ड्रियोपिथिकस, पिथिकस मीन्स होता है आदमी, नॉर्मल पिथिकस मीन्स होता है आदमी, ये जो सकता है। तो होमो पूर्व में आते हैं जो इनका बौद्धिक विकास हुआ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, वही नॉर्मल मीन्स बहुत ज़्यादा इनके दिमाग का विकास हुआ नहीं था, ये नॉर्मल बंदर ही थे समझ लीजिए। इस बार रामापिथिकस, इनका दिमाग थोड़ा सा बड़ा था, इनका दिमाग की कैपेसिटी 800 सीसी थी, 800 सीसी। और इनके दिमाग की जो कैपेबिलिटी थी वो 900 सीसी हो गई, माने कुछ बड़ा है इनके सीसी, इनके दिमाग की कैपेसिटी। एक बार जिंगाटोपिथिकस, पता नहीं कैसे कैसे नाम लोग रख देते हैं। इसके बाद आस्ट्रेलोपिथिकस, आस्ट्रेलो मीन्स होता है दक्षिणी और पिथिकस मीन्स होता है मानुस। आस्ट्रेलो मीन्स होता है आस्ट्रेलो मीन्स दक्षिणी, आस्ट्रेलो मीन्स दक्षिणी और पिथिकस मीन्स होता है मानव। तो जो दक्षिण के मानव थे, दक्षिण के जो हमारे पूर्वज थे, लगभग 40 से 50% जो क्या कहते हैं बंदर थे, उनको बोला गया है आस्ट्रेलोपिथिकस। जैसे ऑस्ट्रेलियोस्ट्रीम जो पाए जाते हैं वो क्या है, वो हैं आस्ट्रेलोपिथिकस। उनके अवशेष भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो रामापिथिकस है ना, इसका जो वो मिला था, क्या कहते हैं, इसकी जो पुरातत्वविदों ने खोजा, ये भारत में शिवालिक घाटी है एक, शिवालिक पर्वत नहीं, हिमालय में नहीं आता है पर्वत, शिवालिक पर्वत उत्तर पश्चिम भारत के शिवालिक पर्वत पर इसके अवशेष मिले हैं 1932 में। 1932 में इसके अवशेष मिले हुए थे। तो इसका मतलब कि ये इंडिया में आ चुके थे और इनका बौद्धिक विकास हल्का फुल्का, ये भी हल्का फुल्का खड़े होने लगे थे। इसके बाद ये 4 क्वालिटी आती हैं, माने 4 कैटेगरी आती है होमो पूर्व में। इसके बाद होमो युक्त में माने ये अब संपूर्ण रूप से आदमी का फॉर्म ले चुके थे, 20 से 30%, या मतलब मान लीजिए 15 से 20% ये आदमी लगभग हो गए थे, ये पूर्ण आदमी हो ही चुके थे। इस टाइम पर भी कहाँ सभी आदमी हैं, जिसके अंदर मानवता नहीं वो आदमी कहाँ है। आज भी लगभग से 5% ही हम लोग, मतलब 5% ही बचा है कि हम लोग मानव नहीं हैं। 95% मानव है, लेकिन 5% लोग हैं जो कि मानव नहीं हैं। वो ऐसे ही, उनके अंदर मानवता नहीं है, वो तो एकदम दयाहीन है। तो अब इनके अंदर हल्का फुल्का मानव की कैटेगरी आ गई थी इनके अंदर सोचने की क्षमता, कुछ क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, ये सब इनके अंदर सोचने की जो थी इच्छा वो जागृत हुई। अब उन्होंने सब जानकारी अर्जित की, सब अपने कंटेंट अर्जित करके रखते थे, कंधे में हथियार, कुल्हाड़ी सब बना कर कुत्ते को पाल लिया, मतलब अनेक प्रकार से ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पूरा भरसक प्रयास किया करते थे। होमो मीन्स होता है आदमी, जब इसके अंदर आदमी के कुछ गुण आने लगे थे। तो होमो हैबिलिस जो है, होमो मीन्स मानव, हैबिलिस मीन्स होता है औजार बनाने वाला। हैबिलिस मतलब क्या होता है, औजार बनाने वाला। होमो हैबिलिस क्या थे सॉरी होमो हैबिलिस मीन्स होते थे जो औजार बनाते थे वो मानव। इसके बाद होमो इरेक्टस, ये जो होमो इरेक्टस थे ये पूर्ण रूप से खड़े होने लगे थे। इसके बाद वाली जो प्रजाति आई वो पूर्ण रूप से खड़ी होने लगी थी, वो उसको कोई दिक्कत नहीं था, वो चाहे ऐसे चले चाहे खड़ा होकर चले। और तब जब ये खड़े होने लगे तो इसका दिमाग तो विकसित होगा ही अपने आप। इसके बाद होमो सोलोएंसिस, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए। होमो सोलोएंसिस ये भी एक जाति थी। एक बार डेनिसोवा हेमिनिन्स, इसका जहाँ साक्ष्य मिला है वो, इसका साक्ष्य सब मिले हैं, कहाँ मिले मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, और मुझे पता भी नहीं है कहाँ मिले हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। होमो सोलोएंसिस और डेनिसोवा हेमिनिन्स, एक बाद होमो निएंडरथैलेंसिस और हाइडेलबर्गेसिस, ये होमो सेपियंस के ही पार्ट हैं। ये जो था निएंडरथैलेंसिस, होमो निएंडरथैलेंसिस, ये निएंडर घाटी, जर्मनी में एक निएंडर घाटी है, वहाँ पर ये पाया गया था। होमो निएंडरथैलेंसिस जो है वो उस घाटी में पाया गया था, इसीलिए स्थानीय रूप से इसका नाम होमो निएंडरथैलेंसिस रख दिया गया। और ये भी यूरोप में कहीं पर, ये कोई शहर है कोई, वहाँ पर पाया गया था होमो हाइडेलबर्गेसिस, ये जो था ये भी यूरोप में कहीं पाया गया था। इसको स्थानीय रूप से
पाए जाने के कारण इसका नाम स्थानीय रूप से रखा गया है। ये भी होमो सेपियंस के ही भाग हैं, होमो सेपियंस के ही ये भाग हैं, ये नहीं कि ये दूसरे कोई भाग हैं, ये होमो सेपियंस के ही पार्ट है। इसके बाद आ जाता है होमो सेपियंस, जो कि इस समय मानव है। होमो सेपियंस, होमो मतलब आदमी, सेपियंस में से बुद्धिमत्ता पूर्ण। इसके बाद बुद्धि का विकास हो गया था, ये इसके पास दिमाग आ गया था। तो होमो सेपियंस मतलब आप जान गए कि आदमी बुद्धिमत्ता पूर्ण, मतलब ये जो इस समय हम लोग हैं वो हो चुके थे। ये लोग मतलब ये लोग अच्छे से विकसित हो चुके थे, माने अच्छा दिमाग। लेकिन हाँ, ये भी पूर्ण रूप से अभी आदमी नहीं, अभी तक आदमी नहीं हुआ है, उसके अंदर कुछ बंदरों के गुण अब भी हैं। तो होमो सेपियंस का शाब्दिक अर्थ आप समझ गए होंगे। अच्छा, होमो सेपियंस इसका दो नाम क्यों है? ये कार्ल लिनियस जो थे ना, कार्ल लिनियस, इन्होंने नामों को वर्गीकृत करने के लिए दो, पहले कुल लिखा जाएगा, इसके बाद प्रजाति लिखी जाएगी। इसके लिए माने साधारण तरीके से किसी को जांच कर लेते थे, माने आसानी से नामों को याद करने के लिए इन्होंने ये व्यवस्था की थी। एक कैटेगरी के सभी जीवों को चिड़िया का जो वर्ग है उसमें पूरा चिड़िया रख दिया, कीट पतंगों का जो ग्रुप है उसमें पूरा रख दिया, उसकी कुल और प्रजाति के बारे में। मतलब जो 84 लाख योनि, मतलब ये धर्म में लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो ये सब योनियाँ हैं उनको पूरा कैटेगराइज किया गया। अभी खोज नहीं हुई है इतनी योनियों की, 84 करोड़ क्या है, खोज नहीं हो पाई, अभी खोज हो रही है। तो उनको कैटेगराइज करने के लिए और सिंपल उनको पढ़ने के लिए ये कार्ल लिनियस ने एक विधि लाई, जिसमें पहले कुल लिखा जाएगा, इसके बाद प्रजाति लिखी जाएगी, उसका भी लिखने का क्रम है। तो कार्ल लिनियस ने इसका प्रयोग किया, इसीलिए इनका नाम इतिहास में जुड़ गया है कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया, इतने बड़े कंटेंट को छोटा कर दिया, एक ट्रिक पे वो सब ला दिया है, इसीलिए इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये लेक्चर मेरा ख़त्म हो गया, और ये आप लोग देख लीजिएगा और कुछ अपने आप से भी एफर्ट लगाइएगा कि इस तरह कंटेंट मिले तो उसको भी आप कैप्चर करिए, उसको भी लिख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ठीक है, नॉर्मल कंपटीशन में आते हैं, हल्का माने ध्यान दीजिएगा इस पर थोड़ा सा। इसके बाद अब हम मानव का क्रमिक विकास तो पढ़ लिए हैं, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। अब सोचोगे तुम लोग यार कि सर पहले प्री हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, इसके बाद प्रोटो हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, सीधे आधुनिक भारत पर क्यों जा रहे हैं? आधुनिक भारत में मैं इसलिए जा रहा हूँ कि इस समय मैं वही पढ़ रहा हूँ, आधुनिक भारत का इतिहास इस समय मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो इससे फ़ायदा मेरा ये हो जाएगा कि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप कुछ भी जानकारी मुझसे ले लेंगे। तो इसलिए मैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहा हूँ और आपको पढ़ाऊँगा भी उसके बारे में। और भी है कि आधुनिक भारत का इतिहास ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन में आप उठा लीजिए। प्री हिस्ट्री और इसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, इन सब से बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आधुनिक भारत के इतिहास से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए अगर आप वो पहले ख़त्म कर ले रहे हो तो अच्छी बात है। और इस प्रकार से हमारा इस पूरा कंटेंट कंप्लीट हो गया जो मैंने लिखा था यहाँ पर। और अब हम शुरुआत करेंगे परसों से, परसों नहीं कल से ही हम शुरुआत कर देंगे अपने इस चौथे लेक्चर में आधुनिक भारत का इतिहास, किस प्रकार से कि प्लासी युद्ध कैसे हुआ, बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, कैसे राजा महाराजा कुत्तों की तरह नीतियाँ बनाते थे, पागलों की तरह कि उनका फेल हो जाता था, वो हार जाते थे, आपस में कैसे कुकुर भौं करते रहते थे, इनके बारे में आपको बताऊंगा। ब्रिटिश कैसे चाल चलते थे, ब्रिटिश ने क्या क्या अपने उनके डॉक्यूमेंट्री कहती, मैंने सब आपको A to Z आपको सब बताया। जैसे मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया, इतिहास में ई शब्द और ती शब्द कैसे आया है इसके बारे में बताया मैंने शुरू से एकदम। इसी प्रकार से मैं आधुनिक भारत का इतिहास जो शुरू करूंगा, इतना बेसिक से शुरू करूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको शब्द विशेष माने शब्द से भी नहीं दिक्कत होगी, आपको फिक्स है कि आप समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। और अब हम ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताएं हम आज कैसी लागत है, मैं आज कैसे लग रहा हूँ ये ज़रूर बताइएगा। अरे ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।